हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था और अब हम जो करने जा रहे हैं वह हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक है, जहां तक लगता है पार्ट नंबर 1 आपको समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, है ना। चलो, तो देखो अब हमारे पास है शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव, यानी शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव यानी जो शिफ्ट है, ठीक है ना, वो कब वो शिफ्ट होगा अपनी जगह से। तो खिसकाव हमें समझना है कैसे होता है, ध्यान से समझो। इसने लिखा है शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कारक यानी जितने भी दूसरे कारक हैं वो स्थिर रहते हैं। यानी जब भी हम शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जीडीपी के अलावा जो अदर फैक्टर्स होंगे, अदर कारक होंगे, वो स्थिर होंगे। अगर आप जीडीपी में चेंज देखोगे तो उससे जो संबंध देखने को मिलता है वो विलोम संबंध देखने को मिलता है। क्या मिलता है? विलोम संबंध देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। मगर जैसे ही जीडीपी आपका स्थिर हो जाएगा और अन्य कारकों में चेंज आ जाएगा तो उसके कारण जो आएगा वो खिसकाव होगा। देखो बात को समझो, मैं बोल क्या रहा हूं। देखो जीडीपी में चेंज आएगा तब तो विलोम संबंध दिख रहा था आपको, शुद्ध निर्यात फलन और किसके बीच में, शुद्ध निर्यात और जीडीपी में विलोम संबंध होता है। ये हमने सीखा था कब, जब आय में परिवर्तन होता है तब। आय मतलब वही रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया। मगर जैसे ही आय स्थिर कर दो, अब मैं आय को स्थिर कर देता हूं और अन्य कारक यानी जो दूसरे कारक थे उनसे अगर मैं चेंज को देखूंगा तो उससे जो आएगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट बोलेंगे, यानी खिसकाव बोलेंगे। बात समझ में आई क्या बोलने जा रहा हूं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कारक क्या है, वो स्थिर है। यानी अन्य कारकों में कोई चेंज नहीं हो रहा, जीडीपी बिल्कुल जीडीपी में चेंज होगा, अन्य कारक स्थिर रहेंगे। ये मान करके हम अब तक पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे लिखा है परंतु अन्य कारकों में परिवर्तन आने से, अब मान के चलो अन्य कारक यानी जो स्थिर बैठे थे अब इनमें चेंज आने लग गया। तो अन्य कारकों में परिवर्तन आने से शुद्ध निर्यात फलन में क्या आ जाता है, खिसकाव आ जाता है। किसमें? शुद्ध निर्यात फलन में। तरी एक चीज समझ में आ गई है। क्या समझ में आई? अभी तक आपकी जो आय थी, जो रियल जीडीपी थी, उसमें परिवर्तन आ रहा था और अन्य कारक यानी ये मान के चलो अन्य कारक, तो अन्य कारक क्या थे, स्थिर थे। ये बेचारे खाली देख रहे थे, इसमें चेंज आ रहा था, इससे जो शुद्ध निर्यात था उसमें क्या दिख रहा था, विलोम संबंध दिख रहा था। अब ये स्थिर रहेगा, यानी जो वास्तविक आय है आपकी जीडीपी है वो आपका स्थिर रहेगा अब की बार। अब ये बेचारे ये तीनों जो क्या नाम है, परमाणु, कीटाणु, जो मर्जी बोलो, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, अब ये परेशान करेंगे। और जब ये परेशान करते हैं तब जाकर खिसकाव आता है। तो मेन बिंदु जो बोलने का है बेटा वो यही है। ठीक है, तो शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कारक स्थिर रहता है, परंतु जैसे ही अन्य कारकों में परिवर्तन आता है तो शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव आ जाता है। अब ये जो कारक है, जो ये 3 कारक थे बेटा वो ये रहे। ये कारक निम्नलिखित है जिसमें से एक कारक है विनिमय दर। क्या है? विनिमय दर, यानी फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है। तो विनिमय दर एक कारक ये हो गया। दूसरा कारक है आपका सापेक्षिक, या सापेक्ष भी बोल सकते हो खाली, अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर, यानी रिलेटिव, यानी दूसरे देश में क्या कीमत स्तर चल रही है, तो सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर, ये भी दूसरा कारक है। ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक जो आपका है वो विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय बोल लो या विदेशी वास्तविक राष्ट्रीय आय बोल लो, एक ही बात है। मैंने कहा था घरेलू राष्ट्रीय दोनों सेम बोल सकते हैं, यहाँ पे चल जाएगा इस वाले चैप्टर में। तो पहला कारक कौन सा हो गया, विदेशी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय, जीडीपी, यानी रियल जीडीपी, कौन सी वाली, बाहर देश की। तो विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय या विदेशी वास्तविक राष्ट्रीय आय, बाहर वालों की राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, वास्तविक वाली। सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर, और तीसरा है विनिमय दर। ठीक है ना। देखो कई बच्चों को हो सकता है ये लगे बार बार रिपीट कर रहा हूं तो उनको दिक्कत हो रही हो, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एक बार में ये चीजें समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि 11 12 जो है वो कच्चा होता है, उनका बेस ना तरीके से अच्छा जो बेस होता है वो कच्चा रह जाता है, यानी उनका ढंग से बना नहीं होता। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि यहीं पे याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तीनों कारकों के बारे में पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं और खत्म करते हैं इसे। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है, विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय या सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब इसने लिखा विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि से, अगर मान के चलो कि विदेशों की जो आय है, या मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई रह रहा है और उसकी आय जो है बढ़ जाती है, तो उससे विदेशों में हमारी घरेलू वस्तुओं की जो मांग है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब उनकी इनकम बढ़ेगी तो गारंटेड है वो बाहर से वस्तुएं भी खरीदेंगे।
अगर हमारी इनकम बढ़ती तो हम भी तो बाहर से वस्तु खरीदते ना, अमेरिका से ये मंगाते, यो क्या नाम है, फ्रांस से वो मंगाते हम। भाई अगर हमारे पास पैसा है तो हम भी मंगाएंगे। तो ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि विदेशी वास्तविक यानी जो विदेशों की जो रियल जीडीपी है या जो रियल इनकम है वो क्या हो गई है, जो राष्ट्रीय आय है वो नेशनल इनकम बढ़ गई है। अब वो बढ़ गई है तो हमारे जो देश का जो घरेलू निर्यात है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से भी वस्तुएं खरीदेंगे। क्लियर हो गया। आगे लिखा है जिसके कारण हमारे निर्यात भी बढ़ेंगे। तो पॉइंट समझ में आ गया सीधा सीधा कि विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि से विदेशों में हमारी जो घरेलू वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन पे इतना पैसा है कि हमारे घर की वस्तुएं भी खरीद सकेंगे, जिससे हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। इसने लिखा इससे जो शुद्ध निर्यात फलन है उसमें समानांतर ऊपर की ओर खिसकाव होगा, यानी जो आपका जो शुद्ध निर्यात फलन है वो बढ़ करके ऊपर की ओर चला जाएगा। समानांतर मतलब होता है पैरेलल, बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है ना। पैरेलल क्या होगा, एक जो पहले वाली लाइन के जैसे होता है ना, इसको कहते हैं पैरेलल। जैसे ये है तो ये हो गया पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल सीधा, उसके समानांतर जाएगा। क्लियर हो गया। इसको मैंने इस तरह से दिखाया, आप भी दिखा सकते हो पेपर में कि विदेशी वास्तविक जीडीपी बोल लो, विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय या सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, में अगर वृद्धि होती है तो निर्यात भी है वो भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, इसका मतलब बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, सापेक्ष वाला। चलो आप देखो दूसरा पॉइंट देखो, सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर। ठीक है, यानी रिलेटिव्स इंटरनेशनल जो हमारी जो प्राइस लेवल्स होते हैं वो हमें देखना होता है। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसके अंतर्गत जब घरेलू अर्थव्यवस्था में, यानी जो आपका देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत स्तर अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा, यानी जो आपके जो देश में जो कीमत चल रही है वो अंतरराष्ट्रीय जो कीमत स्तर है उसकी अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। यानी आपके यहाँ जो है सब चीज महंगा है, आपके यहाँ सब चीज क्या है, महंगी है, यानी इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है ना, यानी स्फीतिक अंतराल चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो उसने ऐसे केस में हमारे यहाँ से देखा जाएगा तो निर्यात क्या होंगे, कम होंगे, और आयात क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मान लो एक देश है, ठीक है, हम अपने देश की बात कर लेते हैं, इंडिया। इंडिया में मान लो प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, किसका अपेक्षा, जो अदर कंट्रीज है, यानी मैंने ओ मान लिया, अदर कंट्रीज। यहाँ पे प्राइस लेवल कम है, यहाँ पे प्राइस क्या है, ज्यादा है। अब आपके यहाँ अगर प्राइस ज्यादा है तो खुद सोचो, कोई आपसे सामान खरीदेगा, बाहर का कोई बंदा, कोई आपसे सामान नहीं खरीदेगा, कोई देश आपसे सामान नहीं खरीदेगा। जब आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा तो इसका मतलब आपका जो निर्यात है वो कम हो जाएगा। क्लियर। इवन आपके जो देशवासी है वो बोलेंगे यार हमारे यहाँ इतना महंगा महंगा सामान है, ऑनलाइन देखो बाहर से मंगाओ तो कितना सस्ता पड़ रहा है। इसका मतलब बाहर वाले क्या, हमारे खुद के देशवासी क्या करेंगे, यहाँ से आयात और करने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। तो जब भी इसके अंतर्गत जब घरेलू अर्थव्यवस्था में कीमत जो स्तर है वह अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा अगर आपके यहाँ क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ की निर्यात कम हो जाएगी और आयात बढ़ जाएगी। इसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके विपरीत यदि घरेलू अर्थव्यवस्था की कीमत स्तर में, यानी जो घरेलू अर्थव्यवस्था की जो कीमत स्तर है, इस बार जो प्राइस लेवल है, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा कम है। मान लो यहाँ पे प्राइस लेवल कम है, इस बार आपके यहाँ चीजें बहुत सस्ती है, तो बाहर से देश, बाहर के जो देश है ना, जो लोग है वो भी आपसे क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। तो सामान खरीदेंगे तो आपका निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और आपके खुद के जो देशवासी, अब वो बाहर से क्यों खरीदेंगे, जब वो सस्ता सामान आपके घर में ही मिल रहा है तो बाहर वो जाएंगे नहीं, और बाहर वो जाएंगे नहीं तो उसका मतलब आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रैक्टिकली है ना, समझने लायक सब कुछ, तो उसको फटाफट से समझो। तो पूरा समझ में आ गया यहाँ तक। यही मैंने नीचे भी बनाया, मैंने कहा घरेलू अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर वर्सेस अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर। ठीक है, इनका मैं तुलना करके दिखा रहा हूं। देखो इस तरह से कि घरेलू अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे अर्थव्यवस्था लगा सकते हो आप, कि घरेलू अर्थव्यवस्था में अगर कीमत स्तर अगर हाई है, अगर आपके यहाँ कीमतें ज्यादा है तो निर्यात आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। इवन आप ही बाहर से सामान खरीदना स्टार्ट कर दोगे तो आयात आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है। दूसरा, अगर आपके यहाँ की कीमत स्तर कम है, आपके यहाँ सामान सस्ते रेट पर मिल जाता है, तो आपका निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के देशवासी आपसे खरीदेंगे सामान, बाहर के देश आपसे सामान खरीदेगा, और आपका आयात कम हो जाएगा, क्योंकि आपके खुद के देशवासी आप बाहर से क्यों खरीदेंगे, जब आपके यहाँ सस्ता सामान मिल रहा है तो आपके अपने घर से ही सामान खरीदेंगे। घर मतलब यहाँ पे देश है। क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर होता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। नोट डाउन करिए फटाफट से। अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट जैसे खत्म होगा तो आपके जो 2 ग्राफ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बना लेंगे फटाफट से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, विनिमय दर, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं ना, तो सॉरी एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक,
तो विनिमय दर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो उसने बोला विनिमय दर में परिवर्तन से, विनिमय दर में अगर आपका परिवर्तन आएगा, अब ये विनिमय दर में परिवर्तन आएगा क्यों, पहले तो देखो ये मैं मान के चल रहा हूं आपको विनिमय दर वाला चैप्टर तो आता होगा ना, ठीक है ना। तो वहां पे आपने देखो पढ़ा है वहां पे कि नम्य विनिमय दर भी एक विनिमय दर की प्रणाली होती थी, नम्य विनिमय दर, यानी जिसको हम लचीली भी बोलते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जब मांग और पूर्ति के कारण, किसके कारण, मांग और पूर्ति के कारण, जो करेंसी की जो मांग और पूर्ति होती है उसके कारण विनिमय दर में क्या था, उतार चढ़ाव आता है। यानी विनिमय दर या तो बढ़ जाएगी या तो क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, किसके कारण, मांग और पूर्ति के कारण। तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विनिमय दर में परिवर्तन से, यानी जो उतार चढ़ाव आ रहा है कौन से वाले में, नम्य यानी लचीली वाली में, ठीक है। वो जो सरकार वाली थी उसके अंदर नहीं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम कौन सी कर रहे हैं, नम्य वाली की बात कर रहे हैं, जो दूसरी थी। तो इसने बोला नम्य विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन से या विनिमय दर में परिवर्तन से घरेलू अर्थव्यवस्था में, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये लिखा गया है कि जब भी विनिमय दर, जो विनिमय दर में परिवर्तन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, तो उससे निर्यात और आयात दोनों ही प्रभावित होते हैं। कैसे समझते हैं, इसके अंतर्गत जब घरेलू मुद्रा के मूल्य में, यानी आपका जो मूल्य में वृद्धि होगी, यानी आपका जो घरेलू करेंसी का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, तो इससे निर्यात आपका कम होगा और आयात क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर आपका घरेलू करेंसी का जो मूल्य है अगर वो बढ़ता है तो निर्यात कम होगा और आयात आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा इसके विपरीत अगर घरेलू मुद्रा के मूल्य में आपको कमी देखने को मिल रही है, घरेलू मुद्रा के मूल्य में अगर आपको कमी देखने को मिल रही है तो उससे निर्यात में वृद्धि होगी और आयात में कमी होगी। क्या हम पेपर में ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पेपर में ये बना के आओगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। टीचर को और क्लियरिटी हो जाएगी और टीचर बोलेगा यार दे दो नंबर, ठीक है ना। चलो, तो घरेलू मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि होती है, यानी वृद्धि का साइन ऊपर की तरफ कर दिया, तो निर्यात में कमी होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे कमी, निर्यात आपका कम हो जाता है और आयात आपका अधिक हो जाता है, तो ये कम होगा, ये अधिक होगा। जबकि घरेलू मुद्रा के मूल्य में अगर कमी आती है, ये कम होता है, तो निर्यात आपका अधिक हो जाएगा और आयात आपका कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने पर निर्यात कम होता है, ठीक है ना। तो कौन सा रिलेशन होता है, ये रिलेशन विलोम क्यों होता है, ठीक है ना। इसको समझाओ तो इस टाइप से आप समझा सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 3 में सिर्फ 2 डायग्राम बनाएंगे फटाफट से, ठीक है, और उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। होप सो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।